नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख 5 दिसंबर साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ रात के शो में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। एक ऐसा शो जिसमें हम उन तमाम बड़ी खबरों के बारे में बात करते हैं और खासकर रात का जो शो होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट शो होता है, क्योंकि इसमें हम भारत की उन खबरों को चुनते हैं जिन खबरों को चुनने में गोदी मीडिया की फटती है। गोदी मीडिया जिन खबरों को उठाने में डरता है, हम इस खबर को जरूर उठाते हैं। इस वजह से रात के शो को आप लाजमी देखा करें। रात के 7 से 8 के बीच में ये शो लाइव होता है, देख लिया करें, क्योंकि इसमें हम उन मुद्दों पे बात करते हैं जो मुद्दे सीधे आपसे जुड़े हैं। तो बिना किसी देरी के सबसे पहली खबर का रुख करते हैं और सबसे पहली खबर निकल के सामने आ रही दोस्तों उत्तराखंड से। उत्तराखंड में एक लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए इस समय जो लोगों का हुजूम है वो सड़कों पे निकल चुका है, और इतना हुजूम निकला है कि हजारों की तादाद में लोग सड़कों पे उतरे हैं और बीजेपी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। अब इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊं कि नारा कैसे लग रहा है, इससे बीजेपी को कितना फायदा है, कितना नुकसान है, ये सब आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले उस पूरे मामले को आप जान लें, क्योंकि जब तक आप पूरा मामला डिटेल में नहीं समझेंगे तब तक आपको ये बात पल्ले पड़ेगी नहीं। दरअसल पूरा मामला साल 2022 का है। साल 2022 में एक रिजॉर्ट था जिसका नाम था वंतरा रिजॉर्ट, और ये उत्तराखंड में स्थित है। अब इस रिजॉर्ट का मतलब ये था कि अगर कोई टूरिस्ट घूमने के लिए आए तो इस रिजॉर्ट में आराम से रुक सकता है, रुकने के बाद खाना वाना खा सकता है, सो सकता है, फिर अपना जहाँ घूमना हो घूमे। और इसी रिजॉर्ट में काम करने के लिए 19 साल की लड़की जिसका नाम था अंकिता भंडारी वो आती है। अब जैसे ही ये लड़की आती है, शुरुआत में तो सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक चलती है। जिस हिसाब से रिसेप्शनिस्ट का इसका जॉब था वो जॉब ये करती थी, जॉब करने के बाद चली जाती थी। लेकिन जैसे जैसे वहाँ पर ये काम करना शुरू करती है, टाइम बढ़ता है, तब वो होता है जिसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था। दरअसल इस लड़की से कहा जाता है कि तुम सुंदर हो, तुम जवान हो, तुम्हारी कीमत लाखों रुपयों में है। एक काम करो, यहाँ जो कस्टमर आते हैं उनको सर्विस देना शुरू कर दो, उसके बाद तुमको रातों रात महारानी बना दिया जाएगा। अब ये बात जब उस लड़की से बोली जाती है तो लड़की चूंकि अच्छे घर की थी, गरीब भले ही थी, लेकिन उसके अंदर अपना ईमान, अपना जमीर जिंदा था। इस वजह से इस लड़की ने इनकार कर दिया और कहा कि ऐसे काम को मैं नहीं करूंगी। और जैसे ही इनकार किया जाता है, इसी के जस्ट बाद उस होटल के मालिक ने और साथ ही एक और शख्स ने उस लड़की के साथ गलत काम किया, और गलत काम करने के बाद उसको मार के पहाड़ के नीचे फेंक दिया। अब इधर माँ बाप परेशान होते हैं। परेशान होने के बाद लड़की की खोजबीन शुरू करते हैं। जब खोजबीन शुरू करते हैं तो कुछ अता पता चलता नहीं। उसके बाद मामला पुलिस में जाता है, पुलिस कंप्लेन दर्ज करती है, और अंत में पहाड़ में खाई के नीचे उस लड़की की डेड बॉडी मिलती है। मामला हाईलाइटेड होता है, जांच पड़ताल होती है। अब सुनिए कहानी। इससे पहले कि जांच पड़ताल शुरू हो, अचानक से बुलडोजर लगा के उस पूरे रिजॉर्ट को गिरा दिया गया। अब जो बुलडोजर लगा के रिजॉर्ट को गिरा दिया गया तो शुरुआत में लोगों को लगा कि देखो शासन ने, सिस्टम ने कितनी अच्छी कार्रवाई की, लेकिन कहानी सुनिए आप। पता चला कि ये बुलडोजर तो शासन ने चलवाया ही नहीं था। डीएम खुद अपना मुंह देख रहे हैं कि भाई साहब बुलडोजर किसने चलवा दिया। अब किसने चलवाया, क्यों चलवाया, वो भी आपको बताता हूं। बहरहाल साल 2022 से ये पूरा मामला चल रहा। आज साल 2026 आ गया। 17 सितंबर की वो काली तारीख थी जिस तारीख को उस लड़की को मार के फेंका गया। देखा जाए तो 2.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया और अभी तक उस लड़की को इंसाफ नहीं मिला। जांच पड़ताल हो रही थी, फिर ये कहा गया कि मामला सीबीआई को सौंपा जाएगा। लेकिन इससे पहले कि मामले को सीबीआई को सौंपा जाता, कोई जांच पड़ताल होती, पता चला कि इस मामले में एक वीआईपी भी शामिल था। अब जैसे ही ये बात पता चली कि कोई वीआईपी शामिल था, और साथ ही जब पता चला कि इस केस में इतनी लीपापोती हो रही कि ना कोई गिरफ्तारी ना कुछ, माँ बाप ने कहा कि मेरी बेटी के साथ रेप हुआ है, गंदा काम हुआ है। इधर जो क्राइम सीन था, जहां पे सबूत मिलने थे, उसको बुलडोजर लगा के गिरा दिया गया। तो यहीं से लोगों का गुस्सा फूटा। और बात यह है कि जिस हिसाब से सरकार बचा रही लोगों को, जिस हिसाब से सरकार वहां पे प्रोटेक्ट कर रही है, इसको लेके सवालिया निशान खड़े हुए। धीरे धीरे लोगों का गुस्सा फूटा, और फूटने के बाद आज हजारों की तादाद में लोग सड़कों पे हैं, हजारों की तादाद में लोग नारे लगा रहे हैं। एक 80 साल की बुढ़िया भी बेचारी आई है उस बच्ची को इंसाफ दिलाने। चूंकि वजह यह है कि ये जो दरिंदे हैं ना, और ये जो पार्टी बचाती है, तो जरूरी नहीं कि कोई अंकिता भंडारी इसमें पीड़ित हो। कल को हमारे आपके घर की बच्ची हो सकती है। बहरहाल किस हिसाब से प्रोटेस्ट हो रहा है, एक बार आप उसका वीडियो देखें और उस बुजुर्ग ने क्या कुछ कहा, थोड़ा सा आप सुन लें। आज आप यहाँ पर आए, किस लिए आए? यहाँ इसलिए आए बाबू
कि आज हमारी अंकिता भंडारी के जो हत्यारे हैं उनको मतलब संरक्षण दिया जा रहा है, उनको कुछ नहीं कर दिया जा रहा है। जो अंकिता भंडारी के हत्यारे हैं और हमने उत्तराखंड मांगा था। किसलिए मांगा था? इसलिए मांगा था कि हमारा राज्य नशा मुक्त हो, हम भू माफिया मुक्त हो, हमारा हर माफिया को मुक्त हो, पर यहाँ नशा युक्त हुआ। और आज हमारे नेताओं ने क्या करा? जंगलों में महल बना दिए, जंगल काट के महल बना दिए और जंगल काट के महल बना के और हमारी लड़कियों को वहाँ ले जाके और उनका मर्डर कर रही है। आज ये हालत है हमारे इन नेताओं को, इनको चूल्हे भर पानी में डूब जाना चाहिए। साहब सरकार से क्या मांग करेंगे आप? सरकार से क्या मांग करेंगे? यही मांग है, जो हत्यारा है, जो असली दोष है उसको सामने करे, जनता के सामने लाए, उसे सीबीआई इंक्वायरी करे। एक लड़की और उन्होंने उसको मर्डर करा। अब बताओ तुम, हमारे उत्तराखंड में जो इतना शांत प्रिय राज्य और आज इन्होंने सारा इतना भ्रष्ट कर दिया कि क्या बताएं। सारे दुनिया के माफिया यहाँ आ गए, भू माफिया यहाँ आ गए, जंगल माफिया यहाँ आ गए, पानी माफिया यहाँ आ गए, सारे इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि किस हिसाब से सरकार लोगों को बचा रही है, किस हिसाब से लोग नाराज हैं, किस हिसाब से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस 19 साल की बच्ची को इंसाफ दिलवाने के लिए। लेकिन इस पे भी भाजपा चेतती नहीं है, इस पे भी भाजपा बचाने में लग जाती है। और इसी के जस्ट बाद भाजपा की मंडल अध्यक्ष कैमरे के सामने रोते हुए क्या कुछ कहती हैं, कितना दर्द उनकी बातों में, एक बार आप सुन लें। मैं हरिद्वार से आई हूँ, भाजपा से मंडल अध्यक्ष हूँ। ऐसी भाजपा को, ऐसी गंदी भाजपा को जिसने आज हमें रुला दिया, हमारी पहाड़ की बेटी 19 साल की बेटी के साथ ऐसा बलात्कार किया और फिर उसे धक्का दे दिया। मगर इन दरिंदों को पता नहीं था कि पहाड़ की देवी देवता भी होते हैं, वही बन के निकली है। नहीं तो 3 साल का मुद्दा कोई नहीं निकाल सकता। 3 साल का मुद्दा कोई नहीं, इन्होंने सोचा था कि ये बता मान जाएगी, मगर वो देवी बन के निकली है। 19 साल की बच्ची अपने रिसोर्ट, हमारे पहाड़ों में रिसोर्ट खोल रखा, हमारे पहाड़ों में सर्विस चाहिए ना बेटियों की, हमारे पहाड़ों में इनको दारू चाहिए, हमारे पहाड़ों से। और बच्चे हमारे होटलों में बर्तन मांज रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे होटलों में। हमारे बच्चों को तो नौकरी है ही नहीं, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं है, पढ़ लिख के उन्हें गुमराह कर रहे हैं और बेटियों को आगे ला रहे हैं और कह रहे हैं सर्विस दो। अरे धामी, अगर तू सर्विस गट्टू को लेके आ, सर्विस हम देंगे उसे। अंकिता भंडारी ने तो जो सर्विस दी बेचारी ने, अगर वो सच्ची ना होती ना तो मरती ना। पहाड़ की बेटी थी, उसने कुछ सोचा था मेरे, ठीक है देवी। और मैं तो अंकिता से कहती, जहाँ भी बेटी तू हो, तेरी आत्मा को शांति मिले और इन दरिंदों के कीड़े पड़े। ये अगला 27 का चुनाव तो लड़ नहीं आएंगे, इनको लकवा मारेगा। दामी मेरी आवाज सुन लेना, मैंने तेरे साथ एक बार देहरादून में बातचीत हुई थी, भाजपा से मंडल अध्यक्ष हूँ। ऐसी मंडल अध्यक्ष का, ऐसी भाजपा सरकार का कीड़े पड़ा तू। इस वीडियो में अभी आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि किस हिसाब से शासन प्रशासन मिलके बचा रहा है अपराधियों को। और ये बात मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा हूं दोस्तों, प्रखर राजपूत नहीं कह रहा है, ये बात कहने वाली उन्हीं की जो मंडल अध्यक्ष है वो है। आप सोच के देखिए कि 2 साल 2.5 साल बीत गए, उस लड़कियों को इंसाफ नहीं मिला। 2 लोग जिनका नाम निकल के सामने, एक का नाम अंकित, एक का नाम सौरभ, दोनों को पकड़ लिया गया। लेकिन वो तीसरा वीआईपी कौन था? कौन सा ऐसा वीआईपी था जिसके लिए ये पूरा खेल रचा जा रहा था? कौन सा ऐसा वीआईपी था जिसके लिए लड़कियों को परोसा जाना था? क्या वो किसी खास पार्टी से संबंध रखता था? इस सवाल के पीछे आज पब्लिक पड़ी है और सरकार आंख बंद करके खामोशी के साथ खड़ी है। इतना इंटेंस प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन ताजुब की बात आप सुनिए दोस्तों कि गोदी मीडिया में इसके बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं है। और चर्चा क्यों नहीं है? क्योंकि बड़े बड़े लोगों का नाम निकल के सामने आ जाएगा, बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम निकल के सामने आ जाएगा। इस वजह से ये जो पार्टी है ना, ये डर रही है, लोगों की आवाज को दबा रही है। और ऐसा नहीं कि केवल ये उत्तराखंड का मामला, अब आपको उत्तर प्रदेश का एक मामला सुनाता हूं। आपको मैंने बताया था कि एक पूर्व आईपीएस है जिनका नाम है अमिताभ ठाकुर।
अमिताभ ठाकुर एक आईपीएस थे। योगी सरकार के खिलाफ इन्होंने कुछ बोला, कुछ कड़े कदम उठाए, कोशिश की न्याय दिलाने की। क्या किया गया? एक 1990 के मामले में इनको जबरदस्ती पकड़ लिया गया, पकड़ने के बाद जेल में डाल दिया गया, लेकिन ये टूटने वाले नहीं थे। सोचिए, एक आईपीएस, उसको एक कांस्टेबल पकड़ के घसीट के लेके जा रहा, वो कोई बयान न दे दे इस वजह से सायरन बजाया जा रहा था, वो कुछ कह न दे इस वजह से मीडिया को वहां से दूर रखा गया। लेकिन अमिताभ ठाकुर चूंकि पुलिस में थे, सारी चीजें पता थी कि कैसे क्या तोड़ा जाता है, कैसे क्या होता है। इसी के जस्ट बाद अमिताभ ठाकुर ने आमरण अनशन शुरू कर दिया और कहा कि अगर मुझे कोर्ट में अपना मामला सही से नहीं रखने दिया जाएगा, जहां मैं बैठा हूं, जिस जेल में मुझे बंद किया गया है, वहां पे कैमरा नहीं लगवाया जाएगा कि मेरे साथ कोई मारपीट ना हो, मेरा इनकाउंटर ना हो, तब तक मैं खाऊंगा ही नहीं। जब इनकी तबीयत खराब हुई, मामला कोर्ट तक गया, कोर्ट ने संज्ञान लिया, तब जाके पुलिस थोड़ी सी नरमी बरतती है। उसके बाद इन्होंने, जो अभी एक सिरप का मामला चल रहा है, एक सिरप जिसको पीने से न जाने कितने लोगों की मौत हुई और उसमें बड़े बड़े लोगों का नाम निकल के सामने आया, उसमें सरकार के भी कुछ बड़े लोग थे। यही बात जब अमिताभ ठाकुर ने बोली तो उनको उठा के जेल में डाल दिया गया। क्या कुछ अमिताभ ठाकुर ने कहा है, खुद आप अपने कानों से सुन लें। कोविड मामले के लिए मेरी गिरफ्तारी हुई, मेरे खिलाफ कार्रवाई हुई। उसमें जब मैंने एक पूर्व सांसद हैं धनंजय सिंह, उनके संबंध में जब मैंने तथ्य दिए, मैंने वाराणसी के भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े लोगों के नाम लिए, तभी वाराणसी में मेरे खिलाफ FIR दर्ज हुआ। उसके ठीक अगले दिन मेरी गिरफ्तारी हुई, वह भी रात में बिल्कुल 2 बजे सूने सन्नाटे में उठा के। मुझे ऐसा लगा कि रात में मेरा एनकाउंटर कर देंगे। मैं वास्तव में उस दिन मुझे इतनी घबराहट रात भर हुई, और यह सिर्फ कफ सिरप मामले में मेरे पास आज भी तमाम सबूत हैं। मैं इस मामले में PIL करने जा रहा था सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए मेरे रास्ते में जो सामान थे वह छीन लिए गए। सिर्फ और सिर्फ मैं इस मामले को आगे न बढ़ा पाऊं, कफ सिरप मामले को, असली मुलजिमों को बचाया जा रहा है। शुभम जायसवाल को गिरफ्तार किया गया है, बताया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? उनके कुछ मेरा मानना है कि शुभम जायसवाल सिर्फ और सिर्फ इसमें एक प्यादा है, इसकी गहरी जड़ें हैं और बहुत बड़े बड़े नाम हैं। 2-3 नाम मैंने खुद बताए। धनंजय सिंह जी को लेकर लगातार गंभीर आरोप लगे। अब तक धनंजय सिंह के बारे में कोई पूछताछ तक नहीं हुई है, किसी ने उनकी तरफ देखा नहीं है। उसके अलावा पूर्वांचल के एक बड़े माफिया हैं, उनके बारे में भी लगातार नाम आ रहा है। आंसर खत्म हो गया कि नहीं? अनशन मेरा चूंकि माननीय कोर्ट ने कल उसमें सार्थक पहल किया, और देवरिया की जो मेरा था यह CCTV, वह रिकॉर्ड मिल गया है, कई और रिकॉर्ड मिल गए हैं, शेष रिकॉर्ड भी मुझे शेष मिल जाएंगे। इस आशय पे मैंने 15 तारीख तक अपना अनशन स्थगित किया है। अगली सुनवाई कब तक है सर आपकी? अगली 6 तारीख को। इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि अमिताभ ठाकुर ने कितना सीरियस इल्जाम लगाया है, क्या कुछ कहा है। एक आईपीएस अगर सरकार के खिलाफ कोई कदम उठाता है तो उसके साथ कितनी दिक्कतें होती हैं। दोस्तों, इस बात को देखना हो तो अमिताभ ठाकुर की जिंदगी आप देख लें। और अब आप सोचें, हमारे जैसे छोटे छोटे चैनल वाले बेचारे जब अपनी बातों को रखते हैं तो कितना रिस्क होता है। कौन हमारा हालचाल लेने आएगा? हमारी असली ताकत केवल आप हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। ये कोई बात ऐसे नहीं, कोई सब्सक्राइब करने से मुझे कुछ मिलता नहीं है। जितने लोग देखेंगे, जो व्यूज आएंगे, उसका रेवेन्यू बनता है। साफ तौर पे खुल के कह रहा हूं। लेकिन आप सब्सक्राइब करते हैं, आपके जहन में होता है कि भाई कोई प्रखर राजपूत है, कोई राजा ग्राफी है। तो ऐसे हाल में क्या होता है कि जब हमारे साथ मुसीबतें होती हैं तो आप हमको खोजते हैं, हम नहीं मिलते तो आप हमारे लिए तलाश करते हैं, आवाज उठाते हैं। नहीं तो आप गोदी मीडिया का हालत देख लीजिए, देश को बेच दिया इन्होंने। खैर, ये 2 मामले ऐसे हैं जिससे कंफर्म हो जाता है कि भाई साहब सरकार क्या करना चाहती है। और आपको लगता होगा और अंधभक्तों को लगता होगा कि ये जो बीजेपी की सरकार, ये जो मोदी साहब है, जिनकी छाती इतनी चौड़ी है, इस छाती की जो चौड़ाई, इससे पूरी दुनिया पट जाएगी, दब जाएगी। कहानी सुनिए आप। अभी डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू हुआ। इस इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि भाई साहब भारत के बारे में आपका क्या विचार है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मोदी अच्छा आदमी है, मोदी मुझे खुश करना चाहता है और उसको पता है कि बिना मुझे खुश किए काम नहीं चलने वाला। इस वजह से मोदी ने रशिया से तेल लेना बंद कर दिया। साफ तौर पे अपने कार्गो प्लेन में जब डोनाल्ड ट्रंप जा रहे थे, इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू होने के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ये पूरी बात बोली कि मोदी मुझे खुश करना चाहता है, मोदी मुझसे डरता है, अच्छा आदमी है। लेकिन इधर से बयान नहीं आएगा, क्योंकि बयान देने के लिए क्या करना है,
प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया के सामने आना होता है, और हमारा वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो ऐसे भागता है कि जैसे किसी पवित्र किताब को देख के कोई जिन्नात। समझ रहे हैं? I really do believe that what he did with India is the chief reason India is now buying substantially less Russian oil. So I hope we pass this bill soon. And after They this, wanted to make me happy, basically. He wanted to, Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was not happy. And it was important to make me happy. They do trade. Yeah. And we can raise tariffs on them very quickly, and it would be People are very afraid bad of for that. them. खैर, ये मामला भी बड़ा गंभीर है। जरा आप सोच के देखिए कि रशिया एकमात्र हमारा दोस्त है, लेकिन उसको भी नाराज कर दिया मोदी साहब ने। डोनाल्ड ट्रंप की अगर बयान को हम सच माने तो उसको भी नाराज कर दिया। और डोनाल्ड ट्रंप का क्या है, वो तो हर देश पे कब्जा करने पे जुटा। अगली खबर देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पे कहा कि अब अगला जो हमारा कदम होगा वो ग्रीनलैंड की जमीन पे होगा। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने भी जमीन लेने की बात बोली है। और क्या कुछ कहा है, एक बार फिर से आपको सुना देता हूं। We need Greenland for national security, not for minerals. We have so many sites for minerals and oil and everything. We have more oil than any other country in the world. We need Greenland for national security. And if you take a look at Greenland, you look up and down the coast, you have Russian and Chinese ships all over the place. इस वीडियो में भी आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े साफ तौर पे कहा कि ग्रीनलैंड की जमीन की हमें जरूरत है, हम इसको लेके रहेंगे। और सुनिए, कोई माइकल लाल रोक नहीं सकता। और इधर जो वेनेजुएला है उसकी अभी जो राष्ट्रपति बनी है मजबूरी में, डेल्सी, इनको भी धमकाते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पे कहा कि अगर ज़्यादा उड़ोगी तो हम तुमको उड़ा देंगे। अपना अंजाम सोच के ही कोई कदम उठाना, ज़्यादा हवा में हीरोइन मत बनना। साफ तौर पे डोनाल्ड ट्रंप ने इधर भी धमकी दी। साथ ही मैस्को से कहा कि अगर अपनी औकात में रहोगे तो ठीक है, नहीं तो तुम पे भी हम हमला कर देंगे। यानी भारत भी निशाने पे है। ग्रीनलैंड को लेने की बात ही कर दी गई। साथ ही आप सोचिए कि चिली जैसे देश को, मैस्को जैसे देश को धमकी दी जा रही है और पूरी दुनिया खामोशी से तमाशा देख रही है। पूरी दुनिया से हमें क्या घंटा लेना देना, हमें अपने प्रधानमंत्री से मतलब है कि मोदी ने एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं कि भाई तेरी औकात कैसे हुई मेरे बारे में इतना बोलने की। क्या कहेंगे कि भाइयों बहनों, ये जो देश है इससे मेरा बड़ा पुराना नाता है। इस देश को मैंने अपने खून से सींचा है। मित्रों, अच्छे दिन आने वाले हैं। और ये जो जैन कम्युनिटी है, इससे तो मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है। जीवन का बहुत ज़्यादा साल मैंने जैन समुदाय के बीच बिताया। फिर भाई साहब निकल जाएंगे पंजाब, दस्तार पहन लेंगे। भाइयों बहनों, ये जो पंजाबी है ना, इनसे मेरा बड़ा पुराना नाता है। मेरी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा पंजाबियों के बीच बीता है। फिर भाइयों बहनों, ये जो ईसाई हैं, इनसे मेरा बड़ा पुराना नाता है। ईसाइयों के साथ मैंने जीवन का एक बड़ा हिस्सा बिताया है। भाइयों बहनों, मैंने तेल मांगा है। भाइयों बहनों, मैंने चाय बेची है। भाइयों बहनों, मैं बर्तन मांजता था। अरे भैया, वो बातें करो जिससे देश को फायदा होगा। आपने अपने जीवन में क्या किया, मुझे क्या लेना देना। आज आप उस पोजीशन पे हैं जहां बैठ के आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन भाइयों बहनों आप कर नहीं रहे हैं और करना चाहिए। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें दोस्तों चली रही। इधर एक और बड़ी अपडेट आई है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर बांग्लादेश भी भारत के खिलाफ, सोचिए, भारत के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। सबसे पहले उसने भारत के लोगों को खुश करने के लिए अपने यहाँ जो उनका T20 अभी जाने वाली है टीम, बांग्लादेश की टीम ऑस्ट्रेलिया खेलने जाने वाली है, उसका कप्तान एक हिंदू को बना दिया। और वो पूरे बांग्लादेश क्रिकेट टीम का एकमात्र हिंदू खिलाड़ी था, उसको कप्तान बना दिया। इसके बाद फिर ये हुआ, जब भारत ने बैन किया कि IPL खेलने कोई बांग्लादेशी नहीं आएगा, तो इस पे उन्होंने कहा कि हम भी नहीं आएंगे। ठीक, अब सुनिए, IPL बांग्लादेश में बहुत पसंद करके लोग देखते थे, लेकिन वो भी यूनुस की सरकार ने बैन कर दिया और IPL अब बांग्लादेश में नहीं दिखाया जाएगा। यानी हर फील्ड में बांग्लादेश हमसे लड़ रहा है, हर फील्ड में हमारा विरोध कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भाइयों बहनों हम खामोश रहेंगे, क्योंकि अच्छे दिन आने वाले।
इस खामोशी का मतलब क्या है, इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। क्योंकि जिस हिसाब से सरकार खामोश है, मतलब बड़ा साफ है कि बांग्लादेश जैसे देशों की भी आदत पड़ जाएगी हमको आंखें दिखाने की। और अगर बांग्लादेश भी हमको आंखें दिखा रहा है मित्रों, तो खतरनाक बात है, बहुत खतरनाक बात है ना। खैर, एक और अपडेट आपको देता हूं। ये अपडेट ईरान से निकल के सामने आई है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अब असद की तरह, यानी सीरिया के डिक्टेटर की तरह देश छोड़ के जाने वाले हैं। रिपोर्ट आपके सामने, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर प्लान ए फेल हो जाता है, यानी जिस हिसाब से आर्मी अभी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है ईरान की सिचुएशन को, चूंकि ईरान की क्या सिचुएशन है बताने की जरूरत नहीं है, उस सिचुएशन को आप खूब अच्छे से समझ सकते हैं कि ईरान में अभी चल क्या रहा। तो अभी तो ईरान की आर्मी, ईरान की पुलिस सिचुएशन संभालने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर सिचुएशन नहीं संभली तो रिपोर्ट आपके सामने, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जिस हिसाब से सीरिया छोड़ के असद चले गए, सेम पैटर्न पे खामनेई भी देश छोड़ के जा सकते हैं। और ये ईरान के लिए सत्ता परिवर्तन वाली बात होगी, यानी जो इस्लामिक रेजिम अभी वहां पे तैनात है वो हट जाएगी और रेजा पहलवी कुर्सी पे आके बैठ जाएंगे। और सेम प्लान इस समय इजराइल भी बना रहा कि एनी हाउ खामनेई को हटाया जाए, और सेम प्लान अमेरिका भी, क्योंकि इनको पता है कि 80 साल के बूढ़े से लड़ना इतना आसान नहीं है। इसने घाट घाट का पानी पिया है, ये इनको चने चबा देगा, वो भी नाकों से। इस वजह से ये प्लान कर रहे हैं कि देश छोड़ के चला जाए। चूंकि ये रहेगा तो खतरा इजराइल के सर पे मंडराता रहेगा। बहरहाल अब क्या होता है ये देखने वाली बात होगी, वो आपको सुबह बताऊंगा। इस वजह से चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाजत।